प्लानिंग ऐसी है ना, चूंकि न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स हो चुका है ना, और टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं, तो 3 ही लेक्चर इसमें अलॉटेड है। हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 3 ही लेक्चर अलॉटेड है। और बात ऐसी है कि न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है ना। तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स में हो चुका है ना, कमोबेश उसी का रिवीजन आपको यहाँ पे करना है। तो उसको रिवीजन के तौर पे ही आपको करना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना होगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे जरूर हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं है लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में है। तो प्लान ऐसा कुछ करा गया है कि 3 लेक्चर में अब न्यूक्लियर फिजिक्स के जो टॉपिक्स है इसको हम स्लाइटली रिवाइज कर लेंगे, और जो स्पेशल टॉपिक है केमिस्ट्री वाले, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स है ना, उसका डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा प्लानिंग है इस तरीके से। और इसके लिए आपको एक नोट्स मिल गया होगा ना, सीआरक्यू में नोट्स है ना शायद इसका। एक मिनट, हाँ, इसका देखो नोट्स इसका सीआरक्यू में ही है, देख रहा सबको। इसका नोट्स इसका सीआरक्यू में ही है। और अगर आपने थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है ना, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। रहेगी नहीं लिख के होता, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो भैया यही प्लान करा गया है यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा कि हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को रिवाइज करेंगे और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना वो पढ़ेंगे। जैसे कार्बन डेटिंग मेथड आपका हुआ क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग बताता हूँ, शायद ये फिजिक्स में नहीं है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग लिख के बोल। रेडियो कार्बन डेटिंग यहाँ पे करना है, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है। और बता, एज ऑफ रॉक कैलकुलेट करना सीखा था, एज ऑफ रॉक या एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, वो शायद न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं है। तो ये 2 चीजें यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी सीखनी है, जो कि स्पेशल है, जो कि अलग है, बाकी सब पहले जैसा ही है। तो कुछ भी आपको लिखना नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, कुछ भी आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, बस खाली नोट्स अपने सामने रखिए और फिर बात करते हैं। और जैसे आपको भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना, इस चैप्टर का जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मैच करता है, बोल हाँ या ना। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और आपको याद होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काफी सारा डिस्कशन हमने पहले से किया हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारा डिस्कशन हमने पहले से करा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे। टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। तो चलिए फिर अब शुरू कर लेते हैं इसको। तो जैसा कि पहला टॉपिक देख, हमें शुरुआत कहां से करना है, हमें पेज नंबर 1 के सेक्शन 1 से स्टार्ट करना है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और रेज के बारे में आपको आइडिया लेके बोल। अल्फा बीटा और गामा सबने केमिस्ट्री में करा हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में करा हो बेसिकली, कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, आपका जो बीटा पार्टिकल्स होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। और गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है कि जब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का जो एनर्जी लॉस होता है ना, जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रेज का एमिशन करता है, सब कुछ आपको पता ही है। तो हमें सेक्शन 1 से शुरुआत करनी है, कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, बस आपको खाली नोट्स सामने रखना है और देखते जाना है। तो चलिए सेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है मैं उन टर्म से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो पहले सेक्शन में कुछ बेसिक टर्म्स का डिस्कशन है। पहला टर्म यहां पर आइसोटोप, पहला टर्म यहां पर क्या, दैट विल बी आइसोटोप, है ना। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्या होगा मतलब इसका, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, देखिएगा, जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप पॉसिबल हो सकता है, कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो सकता है ना। तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यहां पे प्रोटियम होगा, जो कि हाइड्रोजन का सबसे कॉमन आइसोटोप है। दूसरा यहां पे ड्यूटेरियम होगा, जिसको H21 से एक्सप्रेस करेंगे। 2 का मतलब यहां पे मास नंबर है, 1 का मतलब यहां पे एटॉमिक नंबर है। उसी तरीके से ट्रिटियम पॉसिबल है, ये H31 से रिप्रेजेंटेड होगा, 3 इसका मास नंबर हो गया, 1 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। क्लियर ना। उसी तरीके से अगर मैं कार्बन की बात करूं
आपको भी पता होगा कि भाई कार्बन 12 पॉसिबल है, कार्बन 13 भी पॉसिबल है और कार्बन 14 भी पॉसिबल है ना। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है, वैसे एटम्स को हमेशा आइसोटोप्स कहा जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आइसोटोप का आइडिया पहले से भी होगा। इट्स ऑल अबाउट आइसोटोप। अगला डिस्कशन आपको यहां पे आइसोबार का करना है। तो चल अगला टर्म यहां पर आइसोबार, ये भी आपको पहले से ही पता होगा। आइसोबार का मतलब क्या, बड़ा सिंपल है ना। आइसोबार का मतलब सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है भाई। आइसोबार का मतलब क्या, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका एग्जांपल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है आर्गन। हाँ, आर्गन हो गया एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। आर्गन 20 आइसोटोप पॉसिबल है। आर्गन 20 आइसोटोप इज अ पॉसिबिलिटी। आर्गन 20 होता है। पोटेशियम का भी, पोटेशियम सॉरी आर्गन 40 बोल दिया, आर्गन 40 आइसोटोप, सॉरी आर्गन 40 आइसोटोप पॉसिबल है, पोटेशियम 40 आइसोटोप पॉसिबल है और कैल्शियम का तो सबसे स्टेबल आइसोटोप कैल्शियम 40 होता है ना। ये जो 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, चूंकि आपका एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, सबको श्योर ना। चूंकि एलिमेंट आपका डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मास नंबर यहां पे सेम ना, अरे मास नंबर यहां पर क्या बोल, सेम है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर आपको दिया जाता है, दैट करस्पॉन्ड्स टू आइसोबार। उसके बाद क्या, आइसोटोन होगा ना। हाँ, उसके बाद है आइसोटोन। देखिए उसके बाद क्या, आइसोटोन। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अगर बात यहां पर आइसोटोन की करेंगे, आइसोटोन वैसा वैसा एटम्स होता है जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम है उसको आइसोटोन्स कहा जाता है। और न्यूट्रॉन का नंबर सबको कैलकुलेट करना आता है ना भाई। न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करने का मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मालूम है सबको, पता होगा। हाँ भाई, न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करने का मतलब है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, यही ना। तो ध्यान से कुछ एग्जांपल यहां पे लेके इसको पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या, ड्यूटेरियम है H21। जो एग्जांपल यहां पे नोट्स में है वही मैं दे रहा हूं। ड्यूटेरियम H21 और हीलियम 3 आइसोटोप। देख भाई, हीलियम 3 आइसोटोप भी पॉसिबल है ना। हीलियम 3 भी होता है, हीलियम 4 तो होता ही होता है, हीलियम 5 भी पॉसिबल होता है। तो हीलियम 3 आइसोटोप और ड्यूटेरियम के बीच का रिलेशन अगर स्टैब्लिश करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से। इस प्रोटियम में कैपिटल लेटर एन का नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल, बोल क्या रिजल्ट आएगा, 2 - 1 आएगा ना भाई। जब आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना होता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, यही ना। उसी तरीके से अगर हीलियम में न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करेंगे, बता क्या रिजल्ट आएगा, 3 - 2 अगेन, आंसर इज 1। तो ये आइसोटोन हो गया, है ना। तो दीज आर आइसोटोन्स। उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये तो सिंपल है ना। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। जरा एग्जांपल पे गौर करो, क्या एग्जांपल हो सकता है, बोल CO2। CO2 में इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है, बोल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स ना। ऑक्सीजन 2 है तो 16 हो गया टोटल, और 6 यहां पे 22। और जरा बात करें किसकी, CO2 हो गया। और बता, CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, और कुछ, नाइट्रस ऑक्साइड ले सकते हैं N2O। N2O ले लो, नाइट्रस ऑक्साइड ले लो। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना है। अगर भाई नाइट्रोजन में क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, 2 नाइट्रोजन, कितना, 2 नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ भाई, 2 नाइट्रोजन यहां पर क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और ऑक्सीजन कितना
8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक तो है 22। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 22 के बराबर होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स 22 के बराबर होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कोई नई बात आपके लिए नहीं है, ये सब हम पहले से जानते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग में या कई सारे जगहों पे पीरियोडिक टेबल में ये सब डिस्कशन हुआ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे स्पीशीज जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, वैसे स्पीशीज को हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बात खत्म। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या लिखा, आइसो डायफर्स। हाँ जी, ये है बहुत, कहते ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसो डायफर्स, देख आइसो डायफर्स क्या होता है। आइसो डायफर्स में n माइनस पी सेम होगा। क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा, सॉरी, हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा n माइनस पी मस्ट बी सेम। और n माइनस पी सेम होने का क्या मतलब हो सकता है, थोड़ा सा इक्वेशन वाइज बात करें। जैसे यहां देख, अगर आपको n कैलकुलेट करना है, n को कैलकुलेट करने का तरीका बोल क्या, a माइनस जेड। हाँ भाई, n को कैलकुलेट करने का तरीका, n न्यूट्रॉन्स का नंबर है, n को कैलकुलेट करने का मतलब क्या, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, a माइनस जेड। जहां तक प्रोटॉन्स के नंबर का सवाल है, ये भी जेड ही आता है ना भाई, a माइनस जेड इज इक्वल टू सेम ना। तो अगर मैं रिजल्ट को फाइनलाइज करूं, क्या लगता है भाई, a माइनस 2z इज इक्वल टू सेम। ये हो गया आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स वैसे स्पीशीज होती है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के डिफरेंस का मतलब, अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, रिजल्ट आ गया a माइनस 2z इज इक्वल टू सेम। और जैसे यहां पर मुझे दिख रहा सीआरक्यू में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए पहले क्वेश्चन का यहीं से शुरुआत करें। आइसोडाइफर्स में क्वेश्चन आपको दे रखा है, देख रहा सबको, आइसोडाइफर्स में क्वेश्चन आपको दे रखा है। सेम का मतलब क्या, बराबर, और क्या, इक्वल। सेम मतलब इक्वल भाई। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन आइसोडाइफर ऑफ U235। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। आइसोडाइफर्स के ठीक नीचे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसको अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यूरेनियम 235 इज गिवन, एटॉमिक नंबर 92, इसका आइसोडाइफर्स आपको फाइंड करना है। चलो करो फाइंड, क्या रिजल्ट आएगा बोल। इसका a माइनस 2z कैलकुलेट करें, या सीधे कैपिटल लेटर n निकाल लेते हैं ना, सीधे कैपिटल लेटर n माइनस पी निकाल लेते हैं, वो लेंदी हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा। आप निकालो a माइनस 2z। हाँ भाई, इसका निकलेगा a माइनस 2z, बता क्या रिजल्ट आएगा बोल। 235 माइनस 2z ना, तो 2 इंटू 92 ऐसा कुछ करेंगे। 235 में से 184 माइनस कर, क्या आंसर आएगा। बोलो, 235 में से 184, 16 प्लस 35, 51 ना। दिस इक्वल्स टू 51। कौन सा स्पीशीज ऐसा है बता तो, जिसमें a माइनस 2z 51 के इक्वल है। चल भाई ऑप्शन देख, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए तो नहीं होगा, बी, क्या होगा भाई इसमें, आंसर निकाल। हाँ सी, थोरियम, सही तो बोलो, थोरियम होगा इसका। आपको दिया थोरियम, हाँ यही मैच करेगा भाई। मास नंबर आपका 231, एटॉमिक नंबर क्या बोल, एटॉमिक नंबर 90 थोरियम का, ये इंफॉर्मेशन से। इसका भी आपको यहां पर a माइनस 2z कैलकुलेट करना है, इसका भी a माइनस 2z आपको कैलकुलेट करना है। बोल कितना, a की वैल्यू 231 माइनस 2 इंटू 90 ना, 2 इंटू 90 हो गया 180, बिल्कुल आंसर आएगा 51। सी द राइट ऑप्शन, सी आपका राइट ऑप्शन है, दिख रहा। तो आइसोडाइफर्स इस तरीके से डील करना पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद आइसोस्टर्स, देख कुछ ना है, ये बस एक टेक्निकल टर्म है। देख आइसोस्टर्स वैसे स्पीशीज होते हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो एटॉमिक दोनों होते हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, आइसो एटॉमिक भी होगा, समझे बात को ना। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो आइसो एटॉमिक भी होगा।
यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा तो एटम्स का भी नंबर सेम होगा। अरे बात को समझे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा तो एटम्स का भी नंबर सेम होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। आइए बात करेंगे, देखिए इसका एग्जांपल। देख भाई, यही इसका एग्जांपल ले लेना। देख इधर, CO2 और N2O। हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स की नंबर यहां पे सेम है। देख, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दोनों में 22 ईच है। ये तो यहां पे कैलकुलेट हो चुका है ना। जहां तक एटम्स के नंबर का सवाल है, नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी 3 ईच ना। दोनों मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ईच प्रेजेंट है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या आइसो एटॉमिक भी होगा। तो जो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो एटॉमिक दोनों होता है, वैसे स्पीशीज को हमेशा आइसोस्टर्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। अरे बात को समझे, लिख के बोल, दीज आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। ओके, मतलब एक चीज और है ना कि आइसोस्टर्स हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंट होगा, मगर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है और हमेशा आइसोस्टर्स में काउंट होगा, कोई जरूरी नहीं है ना। बात को समझे, तो आइसोस्टर्स का मतलब आइसो एटॉमिक प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये फिनिश हो गया। उसके बाद यहां पे न्यूक्लियर आइसोमर्स। उसके बाद क्या, न्यूक्लियर आइसोमर्स, कुछ नहीं, सेम न्यूक्लियस, सब कुछ सेम रहता है ना। सब कुछ आपका सेम होते हुए भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब है, देख हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना है ना, हमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे सेम एटम के न्यूक्लियाई, जैसे दो एटम है, वो सेम एलिमेंट का सेम आइसोटोप का है, तब भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर्स, है ना, उनको न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, दीज आर न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये हो गया खत्म। अब चल आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या होता है, क्या वजह है कि कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं बाकी नहीं होते। तो इसका मतलब है ना, इसका एक्सप्लेनेशन है। आपको भी बताओगे N/P रेशियो, अरे मालूम है, लिख के बोल। आपको भी मालूम होगा N/P रेशियो ना। N/P रेशियो से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिसाइड होता है। अगर आपका न्यूक्लियस स्टेबल है तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। अगर वो स्टेबल है, वो डिसइंटीग्रेट होके खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। देख, नेचर का रूल है कि सिस्टम हमेशा खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और न्यूक्लियस भी उसका कोई एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है। तो अब ये सी बात है, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है ना, वो खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, इस कारण से उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, और उस डिसइंटीग्रेशन के कारण से अल्फा एमिट होता है, बीटा एमिट होता है, गामा एमिशन पॉसिबल होगा, एक्सेट्रा, है ना। तो कॉज ऑफ, है ना, आपको डिस्कस यहां पे करना है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लिखना मत, बस यहां देखो, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यहां ध्यान से देखना, देख इसका कॉज क्या क्या होता है। देख भाई, जब विगरसली जब स्टडी करा गया एलिमेंट्स को ना, तो पाया गया कि जो आपका लाइटर न्यूक्लियाई है, मतलब जिसका एटॉमिक मासेस कम होता है, जो आपका लाइट न्यूक्लियाई है, वो तभी स्टेबल होता है जब उसका N/P रेशियो 1 के बराबर होता है। जितना न्यूट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। मगर ये बात हैवियर न्यूक्लियस पे लागू नहीं होती। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हैवी न्यूक्लियस है ना, वो तभी स्टेबल होगा जिसका N/P रेशियो 1/6 या 1.5 के आसपास होगा। N/P रेशियो अगर 1.5 है तो ज्यादा स्टेबल होता है ना। अगर लाइटर न्यूक्लियस, मतलब मैं बात कर रहा हूं लाइटर न्यूक्लियस का N/P रेशियो 1 होना चाहिए, हैवियर का 1.5 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे डेविएशन होगा, अगर इससे डेविएशन होगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। फिर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेता है, उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। उस डिसइंटीग्रेशन के कारण से, हाँ जी, उस डिसइंटीग्रेशन के कारण से आपका न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। तो हम अल्फा, बीटा और गामा रेज की बातें करते हैं, है ना। तो कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है N/P रेशियो। तो जैसे आमतौर पे कह दिया जाता है कि N/P रेशियो अगर 1 के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होगा तो स्पीशीज आपका रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैवियर न्यूक्लियस में
आपका जो एन बाई पी रेशियो है वो 1.5 के आसपास तक स्टेबल हो सकता है। लाइटर में वो ठीक है, लाइटर न्यूक्लियस में अगर आपका एन बाई पी रेशियो 1 के रेस्पेक्ट में मतलब 1 के बराबर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेंज यहां पे है 1 से लेके 1.5 तक। रेंज यहां पर क्या है? 1 से लेके 1.5 तक। तो ये एक कह सकता है कि रॉ रेंज है, मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम एग्जांपल इसका करेंगे कि हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं होता। चलो मैं शुरू करता हूं। देखिए यहां देखिए सब ध्यान से। लोगों ने क्या करा कि एक ग्राफ ड्रॉ किया एन वर्सेस पी का। ग्राफ ड्रॉ करा गया एन और पी के बीच का। देखिए कैपिटल लेटर एन प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सेस, कैपिटल पी ये एक्स एक्सेस का वेरिएबल, कैपिटल लेटर एन यहां पे न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा और जो कैपिटल पी होगा वो बेसिकली प्रोटॉन्स का नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ऐसे सोचा गया। अब सोचिए ये जो लाइन है ना, हाँ ठीक है, ये जो लाइन है ना, मान लो ये एन अपॉन पी इक्वल्स टू 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, रुक जाए एक मिनट, थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है सपोज करो ये एन अपॉन पी इज इक्वल टू 1 का रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ ग्राफ जैसा है ना, बार बार एटॉमिक नंबर को चेंज करके ग्राफ्स को ड्रॉ किया गया। तो ग्राफ ऐसा देखा, देख ग्राफ ऐसा नजर आया लोगों को, ग्राफ ऐसा नजर आया। इस ग्राफ की खासियत क्या मैं आपको बताऊं। इसको कहते हैं स्टेबल रीजन, स्टेबिलिटी बेल्ट। इसको स्टेबिलिटी बेल्ट कहा जाता है। ये स्टेबल न्यूक्लियाई का बेल्ट है ना। अब ध्यान से देखो, जब एटॉमिक नंबर लेस होगा तो आपका जो एन बाई पी रेशियो होगा ये 1 के आसपास होगा। देख रहे सब, इस वाले रीजन में कमोबेश आपका जो एन बाई पी है ना, ये एन अपॉन एन बाई पी आपका 1 के आसपास है, तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल है। जैसे जैसे आगे प्रोसीड आप करोगे ना, ध्यान से, जैसे जैसे आगे प्रोसीड आप करोगे तो ग्राफ आपका ऐसा ऊपर चला जाता है। और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ग्राफ ऐसा ऊपर चला जाता है। मतलब कि जो आपका हैवी एटम्स है ना, जो आपका हैवी एलिमेंट्स है, जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ज्यादा है, उसमें जो स्टेबिलिटी आती है वो एन अपॉन पी इक्वल्स टू 1 से ज्यादा रेशो में आती है, जो कि आपके सामने है। तो कहने का मतलब ऐसा, ध्यान से देखिए, ये क्या होगा? स्टेबल रीजन। ये आपका क्या है? स्टेबल रीजन। ये रीजन आपका स्टेबल है। जो एन बाई पी यहां पर आएगा वो अनस्टेबल होगा, जो यहां पर आएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। समझे बात को ना? जो एन बाई पी यहां पर होगा वो अनस्टेबल होगा, जो एन बाई यहां पर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो रीजन यहां पर होगा वो अनस्टेबल रीजन। ये जो रीजन यहां पर होगा वो अनस्टेबल रीजन हो जाएगा। ये जो रीजन यहां पर होगा वो अनस्टेबल रीजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोगों ने एन अपॉन पी का ग्राफ ड्रॉ किया, तब ये समझ में आया कि ये आपका स्टेबिलिटी रीजन है। अगर इसके अंदर कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा वो स्टेबल होगा, अगर न्यूक्लियाई इधर प्रेजेंट है या इधर प्रेजेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सपोज करो अगर कोई न्यूक्लियाई इस रीजन में यहां पे प्रेजेंट है, सपोज कर यहां पे प्रेजेंट है, यह कहां जाने की कोशिश करेगा? बोल, ये कहां जाने की कोशिश करेगा? पूरा सिलेबस अब कंप्लीट हो गया तो आपको याद होगा ये बात मैंने सैकड़ों बार इस पॉइंट का जिक्र किया था ना, कि स्टेबिलिटी एक्वायर करना बेसिक टेंडेंसी होता है किसी भी सिस्टम का। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका स्पीशीज अनस्टेबल है, अगर न्यूक्लियस किसी इस रीजन में, मतलब ऐसा ये प्रोटॉन्स का नंबर ये न्यूट्रॉन्स का नंबर है, तो यहां पे अगर कोई स्पीशीज आता है, कोई न्यूक्लियर अगर यहां पर आता है तो वो तो अनस्टेबल हो गया ना भाई, वो तो अनस्टेबिलिटी वाले रीजन में चला गया। उसकी कोशिश क्या होगी? बोल, उसकी कोशिश होगी वो यहां से इस बेल्ट में जाने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से अगर मान लो कोई न्यूक्लियस इस रीजन में यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबलाइज होना है, वो कैसे स्टेबलाइज होगा बता? तो वो यहां से खिसक के यहां पे जाने की कोशिश करेगा। और थोड़ा ध्यान से देखो, अब सोच के देख, मतलब इस रीजन में जो आपके आपके न्यूक्लियाई है, इस रीजन में आपका जो न्यूक्लियाई है उसका एन बाई पी को आपको कम करना पड़ेगा। बोल हाँ या ना? सॉरी, एन बाई पी बढ़ाना पड़ेगा ना, उसका एन बाई पी क्या होगा? बोल, बढ़ाना पड़ेगा। बोल हाँ या ना? अगर आपको इस रीजन से इस रीजन में पहुंचना है तो आपको एन बाई पी को बढ़ाना पड़ेगा ना।
आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ एन बाई पी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा ना, इस रीजन में है, हाँ एन बाई पी बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस रीजन में एन बाई पी है तो उसको क्या करना पड़ेगा बोल, अगर इस रीजन में आपका कोई स्पीशीज प्रेजेंट है, उसके एन बाई पी को आपको कम करना पड़ेगा। अरे बात को समझे, लिख के बोल, कम करना पड़ेगा ना भाई, यहां जाना है, ये स्टेबिलिटी वाला रीजन है ना, तो अगर इस रीजन में कोई आपका आपका न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो एन बाई पी बढ़ाएंगे तो यहां जा पाएंगे, है ना। यहां पर आमतौर पे एन बाई पी कम करेंगे तो यहां पे जाना पॉसिबल होगा। तो स्पीशीज को एन बाई पी को बढ़ाना या कम करना पड़ता है, न्यूक्लियस को एन बाई पी को बढ़ाना या कम करना पड़ता है टू अक्वायर द स्टेबिलिटी। इस वजह से आपका जो स्पीशीज है, हाँ जी ध्यान से, इस वजह से आपका जो स्पीशीज है, आपका जो न्यूक्लियस है, वो सर्टेन चेंजेस रिप्रेजेंट करता है, वो सर्टेन चेंजेस शो करता है ना। उस कारण से रेडियो एक्टिविटी डेवलप होती है कि भाई न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, कई बार न्यूक्लियस बाहर से स्पीशीज को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे नाम सुना होगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, बोल लिख के बता, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का नाम सुना है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर सबने सुना होगा ना। तो बाहर से स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, कई बार स्पीशीज आपका आपका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तब जाके आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल रीजन से स्टेबल रीजन में चला जाता है, और इसी कारण से अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा का एमिशन होता है, दैट्स कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2016 का क्वेश्चन है, जो सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो तो करेंगे बाद में, पहले मैं खाली आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आपको यहां पर यह डिस्कस करना है कि अगर आपको एन बाई पी बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, या एन बाई पी को कम करना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि एन बाई पी को कम करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें दिया है सब। हम्म, हाँ सब तो दिया है, पेज नंबर 3 पे आओ, पेज नंबर 2 पे बेसिकली। हम्म, अगर एन बाई पी रेशो हाई होगा तो एन बाई पी रेशो को कम करना पड़ेगा, इस रीजन में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा वो एन बाई पी को कम करेगा ना, वो क्या करेगा, एन बाई पी को कम करेगा। तो चल मैं यहां पे सारे केसेस आपको बताता हूं, शुरुआत करेंगे केस 1 से, स्टार्ट करिए केस 1 से, बिल्कुल यहां ध्यान से देखिए, देखिए क्या होता है। इफ एन बाई पी, इफ एन बाई पी greater than required, if n by p is greater than required, अगर n by p रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, अगर n by p रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो n by p को डिक्रीज करना पड़ेगा ना भाई, आपको यहां पर n by p को डिक्रीज करना पड़ेगा, और ऐसा किया जा सकता है बीटा एमिशन करके। ऐसा कैसे कर सकते हैं, बीटा एमिशन करके। हाँ भाई पता है बीटा एमिशन वगैरह तो पढ़ा होगा ना सबने, देख मुझे खाली रिवाइज करने को बोला गया, रिवीजन ही करना है इसमें। बीटा एमिशन आपको मालूम है, जब बीटा एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। चल मैं इसको डिटेल में बताऊं, तो यहां देख सारे, ये जो न्यूट्रॉन है ना, दिस कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये माना जाता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके, ये क्या करता है बोल, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा वही बीटा पार्ट के लिए भाई, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर वही बीटा है ना। और अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -1, इसका मास क्या होगा, मस्ट बी 0। हमें नीचे हमेशा चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हमेशा मास को रिप्रेजेंट करते हैं। सबको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा उसको 0 लिया जाता है। अब देखो ध्यान से, चलो एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या क्या एग्जांपल लेंगे, कार्बन 14 इसका एग्जांपल हो सकता है। हाँ कार्बन 14 6, ये आपका लाइट न्यूक्लियस है ना। तो लाइट न्यूक्लियस है। अब ध्यान से देखो क्या होगा इसमें, जब ये एक
बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। बीटा पार्टिकल का मतलब क्या, बोल, ये इलेक्ट्रॉन, इट्स टेक्निकली इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, नाइट्रोजन का। देख भाई, हम बात यहां पे न्यूक्लियस की कर रहे हैं, ये पूरा डिस्कशन किसका है, न्यूक्लियस का। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होगा, और ये आपका कोई बीटा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस से एमिट हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसमें आपको समझ में आएगा कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास हमेशा कंजर्व्ड होता है। ना तो चार्ज को चेंज किया जा सकता है, ना ही मास को चेंज किया जा सकता है। तुम बताओ, जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा ये प्रोटॉन के टोटल चार्ज के बराबर होगा। सबको श्योर है, लिख के होता, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन के टोटल चार्ज के बराबर होगा, ऐसा बोला जा सकता है ना भाई, लिख के होता भाई, मालूम है सबको। तो ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन है। अगर मास नंबर बैलेंस करेंगे, मास को बैलेंस करेंगे, बोल क्या लगता है भाई, यहां पे 14, यहां पे 0 ना, तो n का मास यहां पे 14 हो जाएगा, सबको श्योर। जरा एटॉमिक नंबर की बात करें, बोल क्या लगता है, बता तो यहां ध्यान से। यहां पे 6 है ना, यहां पे -1 है, ऑब्वियस ही बात है। यहां पे n का एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा, वैसे 7 ही तो होता है n का एटॉमिक नंबर, होता है ना। अब यहां पर आपको n/p रेशो के बारे में सोचना है। देख यहां पर n/p रेशो की तरह बताता हूं, अगर इस केस में n/p रेशो की बात, इसमें बोल क्या आएगा, n/p रेशो। अगर यहां पर n/p कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सोच, कितना कितना न्यूट्रॉन बता तो, 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, 8/6, 4/3, 1.33 ना, ये 4/3 रखो, n/p यहां पे 4/3 के बराबर है, दिख रहा सबको ना। अगर बीटा एमिशन होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर बीटा एमिशन होगा तो n/p कम हो जाएगा और आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। आपका सिस्टम क्या होगा, बोल, स्टेबल हो जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो अगर आपको n/p रेशो कम करना है तो आपको बीटा एमिशन करना पड़ेगा, कहने का मतलब ऐसा है। अब इसका दूसरा केस, अब ध्यान से देखना, अगर इसके दूसरे केस की बात करेंगे, देख क्या रिजल्ट आएगा, बहुत आसान। मान लो n/p रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में लेस है, मैंने लिखना स्टार्ट किया, यहां ध्यान से देखिएगा, इफ n/p लेस देन रिक्वायर्ड, मान लो आपका जो n/p यहां पर है वो लेस देन रिक्वायर्ड है। जो स्टेबिलिटी के लिए n/p चाहिए किसी भी न्यूक्लियस में, उससे कम n/p की वैल्यू है, तो आपको n/p को बढ़ाना पड़ेगा, बोल हाँ या ना, आपको क्या करना पड़ेगा, n/p को बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, केवल बीटा एमिशन को छोड़ के बाकी सारे एमिशन में या बाकी सारे चेंजेस में n/p बढ़ जाता है, बाकी सारे केस में n/p बढ़ जाता है। जैसे अल्फा एमिशन, अगर शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉइंट से, पहला केस यहां पर अल्फा एमिशन, पहला केस यहां पे अल्फा एमिशन, अल्फा का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, याद कर, अल्फा का मतलब क्या, हीलियम का न्यूक्लियस। चल अल्फा एमिशन कराओ भाई, कैसे कराएंगे, चलो क्या क्या एग्जांपल इसका दिया हुआ है, यूरेनियम 238, यही ले लेता है ना, देख इधर U238, एटॉमिक नंबर यहां पे 92 है, अल्फा एमिशन आपको करना है। तो जब अल्फा एमिशन होगा, अल्फा का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, उसका मास नंबर 4, चार्ज यहां पे +2 ना, चार्ज यहां पे +2 के बराबर होगा, ये हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज है +2, तो वैसे लिखने को इसको 2 लिखते हैं। बताओ यहां पे जो स्पीशीज आएगा थोरियम, स्पीशीज आपका थोरियम आएगा। सर म्यूट हो गए आप सर। कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, अगर यहां पर n/p कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 232 -92 कितना आएगा, 146 अपॉन 92। ये आपके यूरेनियम में n/p रेशो की वैल्यू है, थोरियम में बोल क्या हो सकता है बताता हूं। फिर से यहां पर अगर n/p कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा बताता हूं,
144/90, दिस कम्स आउट इज 144/90, दिख रहा है ना? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब अल्फा एमिशन होगा तो हमेशा n/p में इंक्रीमेंट होगा और बात खत्म हो गई, है ना? तो बीटा एमिशन में n/p बढ़ता है, n/p कम होता है, बाकी सारे केस में n/p बढ़ जाता है। उसी तरीके से एक केस यहां पे पॉजिट्रॉन एमिशन का भी है। एक केस किसका है बोल? पॉजिट्रॉन एमिशन का है। चल उसको यहां पे डिस्कस कर लेते हैं ना। तो नंबर 2 इज पॉजिट्रॉन एमिशन। दूसरा केस यहां पे पॉजिट्रॉन एमिशन का। अगर बात पॉजिट्रॉन एमिशन की आप करोगे, सोचो, देखो, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट होता है, शायद आपको पता होगा, पढ़ा इसको? पता पॉजिट्रॉन क्या होगा? E+ ना। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट होता है, जहां पे मास 0 के बराबर होगा, चार्ज +1 हो जाएगा, यही ना? तो चल, पॉजिट्रॉन एमिशन अगर आप कराएंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल इसका जो दिया है वही ले लो। हाँ भाई, N13 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही लेते हैं ना। नाइट्रोजन 13 आइसोटोप, पॉजिट्रॉन एमिशन यहां पर होगा। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास नंबर 0, चार्ज यहां पे +1। और बता भाई, जो स्पीशीज यहां पे डेवलप होगा, पहले चार्ज बैलेंस करें। तो जो स्पीशीज यहां पे डेवलप होगा, सोचना, इधर 7 है तो +1 यहां पे +6, तो 6 यहां पे न्यूक्लियस का चार्ज, मतलब ये कार्बन होगा। मास बैलेंस कर भाई, ये 13 आ गया, दिख रहा सबको? N13 C13 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा पॉजिट्रॉन एमिशन के कारण से होगा। आपको यहां पर भी n/p रेशियो कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? ध्यान से देख, कितना बोल? ये कितना हो गया? 6/7। अरे होगा ना ऐसा? और यहां पर n/p कितना? 7/6। दिख रहा सबको? ऑब्वियस ही बात है, पॉजिट्रॉन एमिशन जब होता है तो n/p रेशियो में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस यहां पर होगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब मैं समझाता हूं, यहां देख सारे, चलो, ये जो तीसरा केस यहां पर होगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, दिस इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के शेल का मतलब क्या? शेल नंबर 1। के शेल का मतलब पहला शेल। के शेल का मतलब क्या बोल? पहला शेल। चलो, कई बार क्या होता है ना, शायद आपको पता भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। देख भाई, जो है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी एम्बिगिटी है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना? मगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसा कई बार होता है कि जो पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, बात को समझ रहे हो? पहले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में अंदर चला जाता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, होता है ऐसा, ठीक है ना? तो के शेल का मतलब क्या? के इलेक्ट्रॉन मतलब के शेल का इलेक्ट्रॉन। के शेल का मतलब पहला शेल जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास होता है ना। पहला शेल याद कर, न्यूक्लियस खत्म होगा, पहला शेल स्टार्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, एक इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से कैप्चर कर लेता है। जब ऐसा होगा तो देख क्या होगा। जो एग्जांपल यहां दिया है वही मैं ले रहा हूं। एग्जांपल यहां पे गोल्ड का दिया हुआ है भाई, वही एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। चलो, गोल्ड का एग्जांपल लो। एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना? 79 और मास नंबर 197, 194, सॉरी 194। मास नंबर इज 194। ये गोल्ड 194 आइसोटोप है। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा के शेल से। कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है, नो प्रॉब्लम। पहले शेल से इलेक्ट्रॉन कई बार न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है। तो देख होगा क्या उसके बाद, ध्यान से देखना। अभी पढ़ाया था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबको क्लियर? अरे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन हो जाते हैं, रिवर्सिबली वो कंबाइन होते हैं और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में जाने के कारण से एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा और एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। या ऐसा कह लो ना, क्यों ना हम यहां पे बैलेंस ही कर लें।
मास और चार्ज बैलेंस करो, क्या रिजल्ट आएगा? सोच, यहां पे स्पीशीज आएगा प्लैटिनम, चलो मास बैलेंस करिए 1940। ऑब्वियस सी बात है, मास नंबर यहां पे 194 के बराबर होगा। बोल यहां पे चार्ज कितना बताता हूं? ये +79 है, ये -1 है, क्या रिजल्ट आएगा? 78। तो ये जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, इस कारण से ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब आपको N/P कैलकुलेट करना है, देख क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देख। आपको यहां पर N/P कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर भाई, क्या रिजल्ट आएगा भाई? न्यूट्रॉन्स यहां पर क्या 194 - 79 115 बाई 79, ये N/P की वैल्यू। अगर बात करेंगे प्लूटोनियम की, तो यहां पे अगर N/P को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? 116/78। क्लियर ना? जाहिर सी बात है, आपका N/P रेशियो फिर से बढ़ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई, तो लगे हाथ तो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं ना, लगे हाथ तो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। निकाल क्वेश्चन नंबर 20, CR की क्वेश्चन नंबर 20 निकालो, CRQ का क्वेश्चन नंबर 20 निकाल भाई। ये रिसेंट का क्वेश्चन है भाई, रिसेंट का, मतलब 3-4 साल पहले का। 20 नंबर, बोल। A plot of number of neutron against the number of proton of stable nuclei exhibit upward deviation from reality for atomic number Z greater than 20. For an unstable nucleus having N/P ratio less than 1, possible mode of decays are। हाँ भाई, N/P ratio 1 से कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। स्टेबिलिटी 1 से लेके 1.5 के बीच में ही आती है, तो मतलब N/P रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। सबको श्योर लिख किया था भाई, मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है ये भाई। कुछ बोल, 20 का क्या आंसर होगा? कुछ पूछ रहा हूं, ए क्या होगा, सही की गलत? बीटा इमिशन, हाँ, आपको N/P रेशियो बढ़ाना है, आपको N/P रेशियो बढ़ाना है ना, तो वो तो खाली बीटा इमिशन में वो तो कम होता है ना, बीटा इमिशन में कम होता है वो। अरे ये करेक्ट कैसे होगा? बीटा इमिशन में N/P रेशियो कम हो जाता है। ए सही होगा? नहीं, ए इनकरेक्ट है। क्या बी के बारे में कुछ कह सकते हो? बी के बारे में, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, ये तो ऊपर ही है ना, जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो N/P बढ़ जाएगा, तो ये राइट है ना भाई। N/P 1 से लेस है, जबकि स्टेबिलिटी 1 से लेके 1.5 या 1.6 के बीच में ही होता है ना। लाइट न्यूक्लियस के लिए 1 है, हैवी के लिए 1.5 है, तो स्टेबिलिटी रेंज है 1 से लेके 1.5, उससे ऊपर नीचे N/P रेशियो नहीं होना चाहिए। बता मुझे, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर यहां पे ऊपर लिखा है ना, कि जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा N/P रेशियो बढ़ेगा, वही तो हमें करना है। बी तो राइट दिख रहा, क्या सी राइट होगा? न्यूट्रॉन एमिशन अगर आप कराओगे, न्यूट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया तो N/P रेशियो कम हो जाएगा ना। अबे न्यूट्रॉन का ही बाहर का रास्ता दिखा दिया तो N/P रेशियो तो और कम हो जाएगा। अबे होगा, लिख के बोल हाँ या ना। अबे न्यूट्रॉन को ही गायब कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो N/P रेशियो कम हो जाएगा ना, हमें तो बढ़ाना है। तो अभी ऐसी बात है, सी नहीं हो सकता, डी होगा, बिल्कुल होगा। पॉजिट्रॉन एमिशन, देखना यहां तो आई, अगर पॉजिट्रॉन एमिशन होता है तो N/P रेशियो बढ़ेगा। डी इज द राइट आंसर, डी हमारा करेक्ट आंसर है। देख रहा सबको, राइट आंसर सर बी एंड डी, टिक कर ले भाई। बी और डी यहां पे राइट आंसर होगा, ये हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जानते हो? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, देख कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, देखो नोट्स में कहां लिखा है वो। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बड़ा इजी है, ये बहुत आसान है यार। ये देखो, इतना आसान है कि इसको समझना भी ज्यादा जरूरी नहीं। जैसे यहां पे स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट यहां पर ये कहता है, अगर अल्फा एमिशन होगा, या तुम ही सोचना, तुम ही सोच के बता, अगर अल्फा एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा ना भाई, होगा कि नहीं बता? तो अल्फा एमिशन अगर होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। सबको क्लियर है? देखो नोट्स में देखो, अभी दिख जाएगा ना। अभी अल्फा एमिशन का केस लिया था ना इस वाले सेक्शन में, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो, अगर कोई स्पीशीज, जैसे मैं किसी एक पीरियड की बात कर रहा हूं, इट्स अ पीरियड, ये कोई पीरियड है सपोज करो,
इसमें ऐसा ब्लॉक वाला ये ग्रुप्स बना हुआ है ऐसा। पीरियोडिक टेबल का आइडिया तो सबको है ना भाई, ऐसे ग्रुप्स है किसी एक पीरियड में, ऐसे सोच लो। सपोज कर एलिमेंट एक्स यहां पे प्रेजेंट है, वी हैव एलिमेंट एक्स प्रेजेंट एट दिस लोकेशन इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ये किसी ग्रुप में प्रेजेंट है। अब ये बता, अगर ये अल्फा एमिशन करेगा तो इसका जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो कहां आएगा? पीछे। एटॉमिक नंबर कम तो लेफ्ट में होता है ना भाई किसी पीरियड में, मालूम है? पीरियोडिक टेबल का आइडिया सबको होगा। एटॉमिक नंबर कम कैसे आएगा? पीछे। बढ़ेगा कैसे? आगे जाने से, लेफ्ट राइट जाने से। तो जरा सोच के देख, अगर अल्फा एमिशन होता है, अगर आपका एक्स एक अल्फा एमिट करता है, मान लीजिए एक्स यहां पे करेगा माइनस अल्फा, अल्फा को इसने निकाल दिया, तो जो न्यू एलिमेंट यहां पे वाई डेवलप होगा उसका एटॉमिक नंबर एक्स से 2 कम हो जाएगा ना भाई, उसका एटॉमिक नंबर एक्स से 2 कम हो जाएगा, ये 2 ग्रुप पीछे आ जाएगा। और अगर फर्ज करिए अगर ये बीटा एमिशन करे, देखो नोट्स में, अब देखो नोट्स में बीटा एमिशन करते हैं तो क्या होता है? एन बाई पी रेशो बढ़ता है ना, सॉरी एन बाई पी रेशो कम होता है ना, या देख लो सीधा, देख देख रहा है एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है ना, देख देख नोट्स में देख, नोट्स में देख, एन बाई पी रेशो 1 से बढ़ जाता है, सॉरी हाँ, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। अरे डिक्रीज कैसे होता है? बढ़ता है ना। बीटा एमिशन देख, बीटा एमिशन, ये मत देखे पॉजिट्रॉन एमिशन है, बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है ना। एटॉमिक नंबर Z 1 से बढ़ जाता है, बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। देखो भाई, अरे अभी तो था ना, बोर्ड पे लिखा था ना अभी उसको, कहां गया? बोर्ड पे तो लिखा भी था ना उसको मैंने। वही कार्बन 14 से नाइट्रोजन 14 वाला केस दिख रहा सबको? तो एन बाय पी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नंबर, ये नंबर मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, देखना वो मिल जाएगा तुम्हें। अगर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा तो इसका रीजन क्या होगा? बीटा एमिशन। अगर माइनस बीटा करेंगे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, तो जो अगर डॉटर एलिमेंट यहां पे Z है ना, तो Z इस वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो देख, इससे मतलब ज्यादा नहीं है, कॉमन सेंस की बात, इसको खाली याद रखो ना कि अगर अल्फा एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, अगर बीटा एमिशन होगा एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट्स इट। बस इतना इतना करना काफी है। ये सब तो बस ऐसे कहने सुनने की बातें है ना, ये तो कॉमन सेंस का मसला है। अगर एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होगा, 2 ग्रुप पीछे जाना ही पड़ेगा ना। अगर 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 ग्रुप आपको आगे जाना पड़ेगा, यही तो करना है। तो बात यहां पे खत्म हो गई। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में बस यही आपको समझना है, ये बेसिकली मास और चार्ज बैलेंस है ना। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। निकालो सीआर क्यों, निकालो सारे। इसमें एक बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब कर लेते हैं थोड़ा सा भी आराम से। हाँ भाई, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 को टिक करो, 6 नंबर टिक कर लो, एंड क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 8 ये डिस्कस करना है। पहले 8 को ही डिस्कस कर लेते हैं ना, पहले 8 को डिस्कस करते हैं। 8 बढ़िया सवाल है, यहां देख सारे मेंस का क्वेश्चन, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन, जो 8 में है ना, ये आते हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिए, मास नंबर ऑफ थोरियम इज 232 and its atomic number is 90. Calculate the number of alpha particles and beta particles which will be lost so that an isotope of lead mass number 208 and atomic number 82 is produced. देख क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। आई हैव थोरियम, थोरियम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन है, ध्यान से देखिए। थोरियम atomic number 90, mass number 232. This is given and this converts into lead. इसको lead में convert करना भाई, this converts into lead. atomic number यहां पर 82 के बराबर होगा, mass number क्या बोल 208,
जब ऐसा होगा, कुछ अल्फा कुछ बीटा का एमिशन होगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। अल्फा एमिशन होगा, बीटा एमिशन होगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। मैंने सोचा एक्स अल्फा और वाई बीटा का एमिशन यहां पे हो रहा है, तो इस सवाल में आपको एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, यहां देख, अल्फा का चार्ज क्या होगा, बोल जल्दी, 2, और मास यहां पर क्या, 4। बीटा का चार्ज क्या, -1, मास यहां पे 0 ना। आपको यहां पर एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है, तो या तो उसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेशन करके कर सकते हैं। ऐसे हर सवाल में आपको चार्ज और मास को बैलेंस करना होता है, दैट्स इट। चार्ज बैलेंस करिए, मास बैलेंस करिए, आराम से आंसर आएगा। जैसे चल यहां देख सारे, अगर यहां पे मास बैलेंस करेंगे, ध्यान से देख, अगर यहां पे मास बैलेंस करेंगे, बिल्कुल यहां देखना है, अगर यहां पे मास बैलेंस करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, एलएचएस का मास इज इक्वल टू आरएचएस का मास ना। बोल एलएचएस का मास यहां पर है कितना, 232, सबको देख रहा एएमयू में। बता आरएचएस का मास क्या होगा, बोल बीटा का मास क्या, 0, वाई इंटू 0, 0 ही आएगा। अल्फा का मास यहां पर क्या, 4 इंटू एक्स ना, बोल हाँ या ना। एक का मास 4 एएमयू है, एक्स अल्फा पार्टिकल्स का मास क्या होगा, 4 इंटू एक्स, तो दिस कम्स आउट इज 4x प्लस, और बता भाई लेड का मास 208 ना, तो लेड का मास यहां पे 208 के बराबर है। बहुत आसानी से x कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है ना। बोल एक बार में क्या आंसर आएगा, 6, x आ रहा 6 ना, x इक्वल्स टू 6। y कैसे कैलकुलेट करेंगे, y को कैलकुलेट करने का तरीका चार्ज बैलेंसिंग, y को कैलकुलेट करने का तरीका चार्ज को बैलेंस करो, y भी कैलकुलेट करना है ना, तो आपको यहां पे चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके y कैलकुलेट करना पॉसिबल हो पाएगा। x कैलकुलेट हो चुका है, चलो चार्ज बैलेंस करो, देख क्या आता है भाई। एलएचएस यहां पर क्या होगा, 90 इज इक्वल टू व्हाट अबाउट आरएचएस, बता तो। यहां पे चार्ज क्या, +82 इस न्यूक्लियस में ना, तो चार्ज यहां पर 82 प्लस, और बता भाई 2x, 2 इंटू एक्स, और x हमें मालूम है 6, तो 2 इंटू 6 करेंगे प्लस, प्लस क्यों, माइनस हो जाएगा ना फिर ये, अरे माइनस हो जाएगा ना, y इंटू -1 माइनस वाई। बड़ी आसानी से y कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा, कैलकुलेट y, बता तो कितना रहा भाई, 82 प्लस 12, 94 माइनस 94 इज आंसर, y इक्वल्स टू 4। क्लियर है सबको, y 4 के बराबर हो गया, चल खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे भाई ऐसे मत सोचना, ऐसे आगे पीछे वाली बात मत सोच, आप ये याद रखो, इस लॉजिक को दिमाग में बिठाओ कि अगर अल्फा पार्टिकल एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होगा, बीटा एमिशन होगा एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होगा। सोचना ऐसे है, तो ऐसा क्यों सोचना है अभी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा सवाल पढ़। If a nuclide of an element of group 1a of the periodic table undergoes radioactive decay by emitting positrons, what is the periodic group of expected resulting element? पॉजिट्रॉन्स मत करो, पॉजिट्रॉन, एक ही पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा, एक पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा भाई, एक ही एमिट हो रहा। 1a मतलब क्या, एल्कली, बोल हाँ या ना। 1a मतलब क्या, एल्कली ना, हाँ। 1a का मतलब एल्कली, ग्रुप 1 एलिमेंट। एक पॉजिट्रॉन यहां से एमिट कराओ, एक पॉजिट्रॉन को बाहर निकालो। हमने अभी पढ़ा था, देखो नोट्स में देखो, पॉजिट्रॉन जब बाहर जाता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का डिक्रीमेंट हो जाता है। सबको शोरे लिख के बोल, पॉजिट्रॉन एमिशन जब होगा, देखो भाई उठा ना एग्जांपल, नोट्स में देखो एग्जांपल, पॉजिट्रॉन एमिशन जब होगा तो एटॉमिक नंबर में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर एल्कली में अगर एक एटॉमिक नंबर घटा देंगे, अगर एल्कली में से एक एटॉमिक नंबर हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, नोबल गैस। अरे बनेगा, लिख के बोल, अरे नोबल बनेगा ना। तो आपको सोचना ऐसे है कि भाई एटॉमिक नंबर कितने बढ़ेगा कितना कम होगा, ये सब आपको सोचना है। ऐसे मत सोचने लगना, ऐसे मत सोचना, ये कंफ्यूजिंग है।
तो जब एक पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, एटॉमिक नंबर में डिक्रीमेंट कितने का बोल? एटॉमिक नंबर में डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 का। अगर एल्कली के एटॉमिक नंबर में 1 का डिक्रीमेंट होगा, मतलब एल्कली का एटॉमिक नंबर अगर Z है ना, तो यहां पे जो इनर्ट गैस बनेगा, जो इनर्ट गैस यहां पे डेवलप होगा, ग्रुप 18 एलिमेंट यहां पे जो डेवलप होगा, उसका एटॉमिक नंबर Z-1 हो जाएगा। आपको पता है एल्कली कहां पर होता है? ग्रुप 1 में ना। तो जो इनर्ट गैस होगा ग्रुप 18 में, राइट आंसर इज 18। राइट आंसर क्या बोल? 18 हो जाएगा। अरे समझे बात को ना? राइट आंसर इज 18। चलो एक क्वेश्चन और करके खत्म करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा कम टू क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following processes, alpha emission, beta emission, positron emission, electron capture causes increase in atomic number? तुम्हें पता भाई एटॉमिक नंबर कौन बढ़ाता है? बोल लिख के बता, एटॉमिक नंबर कौन बढ़ाता है भाई? एटॉमिक नंबर कौन बढ़ाता है? लिख के बता। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं बढ़ाता क्या? इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना शायद। ठीक से देख के बता। नहीं, उससे तो कम होता है एटॉमिक, सॉरी। हाँ ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ाना है तो बीटा एमिशन करना पड़ेगा, और बाकी सारे केस में एटॉमिक नंबर कम होगा। बोल हाँ या ना? नंबर ए, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, आंसर क्या? बीटा एमिशन। आंसर विल बी बीटा एमिशन। नंबर बी, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, आंसर क्या होगा? अदर एमिशंस। अरे सब में ना डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर है, बाकी सारे एमिशन में एटॉमिक नंबर कम होता है। बाकी सारे में होता है ना कम। बीटा एमिशन को छोड़ दे तो बाकी सारे केस में एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। ठीक है, एमिशन ऑफ एक्स रेज इन एवरी केस, ये सही कि गलत है? बता दो। एक्सरे पढ़ा? एक्सरे भैया, जब भी कुछ एमिशन होगा या कुछ एब्जॉर्प्शन होगा तो एक्सरे हमेशा एमिट होता है। ये बात आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला ना, ये तो रिवीजन जैसा हम कर रहे हैं खाली। एक्सरे एक्सरे क्या होगा बोल? याद रहे, कुछ भी होगा, अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल होता है ना, अगर कहीं पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है ना, तो समझो एक्स रेज का एमिशन होता ही होता है। एक्स रे हमेशा एमिट होता है। समझे बात को ना? तो इसका ध्यान रखिएगा, एक्स रे हमेशा एमिट होता है। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर खत्म करते हैं। जल्दी नोट करो। अरे नहीं, मैं गड़बड़ बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी। एक्सरे कहां एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर में खाली। एक्सरे इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एमिट होता है ना, बाकी समय गामा एमिट होता है। अरे एक्सरे का कैसे फॉर्मेशन करते हैं? हैवी न्यूक्लियस को जब हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन से ना, तब एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। देख, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, मैं फिर से अपनी बात सुधार रहा हूं, केवल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्स रेज का एमिशन होता है। केवल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्स रेज का एमिशन होता है, बाकी किसी केस में नहीं। ठीक है ना? तो उसमें लिखना ओनली इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक बार फिर से, बीटा एमिशन अगर होगा, अगर बीटा एमिशन होगा तो बोल क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अदर केस में कम होगा एटॉमिक नंबर। और जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा ना, तो एक्स रेज का एमिशन होगा, और ये खत्म। समझे बात को ना? इसको नोट करिए, फिर खत्म करते हैं। चलो जल्दी नोट करो, बाकी अगले क्लास में करते हैं।